Assalamu alaikum students, welcome back to our YouTube channel. Today we are going to discuss class 10 physics unit number 10 simple harmonic motion conceptual question. Let's move towards our video without wasting our time. Okay, so सबसे पहले हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है गिव एन एग्जांपल ऑफ अ वाइब्रेटरी मोशन व्हिच इज नॉट सिंपल हार्मोनिक मोशन गिव अ रीजन ऑफ योर सिलेक्शन। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन को सबसे पहले हम लोग समझते हैं इसमें क्या कहा जा रहा है। इसमें कह रहे हैं कि हमें एक आप एग्जाम्पल दें कि वो एग्जाम्पल वाइब्रेटरी मोशन तो हो लेकिन वो सिंपल हार्मोनिक मोशन ना हो। हमने एक ऐसी एग्जांपल देनी है जिसमें वो एग्जांपल वाइब्रेटरी मोशन एग्जीक्यूट करता हो बट वो सिंपल हार्मोनिक मोशन हम उसको ना कह सकें, और फिर हमने इसके रीज़न भी देनी है कि आपने ये सिलेक्शन क्यों की है। इसकी जो एग्जांपल हम लोग यहाँ पे देंगे वो हम लोग एक बॉल जो कि बाउंस कर रहा है फ्लोर के ऊपर अप एंड डाउन। इन दिस केस जो हमारा रीस्टोरिंग फोर्स होता है, हम लोग सिंपल हार्मोनिक मोशन में क्या कहते हैं कि सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट करने की क्या कंडीशंस होनी चाहिए, दैट रीस्टोरिंग फोर्स शुड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट। बट इन दिस एग्जांपल जो बॉल बाउंस कर रहा है अप एंड डाउन, इसमें जो हमारा रीस्टोरिंग फोर्स है इट इज़ नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट। वाई? क्योंकि इसमें एक तो ये है कि मेन पोजीशन हमारी बार बार चेंज होती जाती है इसकी पूरी मूवमेंट में, बिकॉज यहाँ पे ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस की वजह से, डिसिपेशन ऑफ एनर्जी की वजह से इसके जो एम्पलीट्यूड है वो डैम्प होता जाता है, उसका एम्पलीट्यूड कम होता जाता है बॉल, और आहिस्ता आहिस्ता उसकी जो एम्पलीट्यूड होता है वो कम हो जाता है, हाइट कम हो जाती है, आहिस्ता आहिस्ता वो रुक जाती है। तो यहाँ पे ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती कि जो रीस्टोरिंग फोर्स है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट, इसीलिए वो सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट नहीं करती। अब हम लोग मूव करने लगे हैं अपने आंसर की तरफ। इसका हम लोग किस तरह से एक्सप्लेन करेंगे, मैंने बहुत ही इजी वर्डिंग में लिखा हुआ है। मैं स्टूडेंट्स को हमेशा मैं स्टूडेंट्स को मैं स्टूडेंट्स को हमेशा यही कहती हूँ कि आप कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस को जस्ट अंडरस्टैंड किया करें और फिर उसको अपने वर्डिंग्स में लिखा करें। लाजमी नहीं है कि जो यहाँ पे मैंने वर्डिंग लिखी हुई आप एज इट इज़ अपने पेपर्स में लिखें। जस्ट इस क्वेश्चन को अच्छे से अंडरस्टैंड करें और फिर बेशक इसको अपने वर्डिंग में बहुत अच्छा करके भी बना के आप लिख सकते हैं। लाजमी नहीं कि आप पूरा पूरा पेज भरें, सिर्फ कॉन्सेप्ट अच्छा आपका होना चाहिए। आप कॉन्सेप्ट को अच्छे से डिलीवर कर रहे हो अपने सोल्यूशन अपने आंसर के अंदर, तो आपको फुल मार्क्स मिल सकते हैं। सो नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स आवर आंसर। ओके, सो इसमें यहाँ पे आंसर में क्या लिखा हुआ है, एन एग्जाम्पल ऑफ वाइब्रेटरी मोशन दैट इज नॉट सिंपल हार्मोनिक मोशन इज अ बाउंसिंग बॉल। When a ball is dropped, it bounces back up after hitting the ground. अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं ये लोग कि वाइब्रेटरी मोशन की एग्जांपल जो कि सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं है वो हमने कौन सी ली, एक बाउंसिंग बॉल की। जब एक बॉल हम लोग ऊपर से एक सम स्पेसिफिक डिस्टेंस से हम लोग एक बॉल को ड्रॉप करते हैं, वो दोबारा से नीचे आती है और बाउंस करके वापस ऊपर जाती है आफ्टर हिटिंग द ग्राउंड। द मोशन ऑफ द बॉल एज इट बाउंसेस इज पीरियोडिक। बॉल की मोशन पीरियोडिक तो है बट इट इज़ नॉट सिंपल हार्मोनिक। ये सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं है बिकॉज द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉल चेंज ड्यूरिंग इट्स मोशन। क्योंकि जो फोर्सेस हैं वो चेंज होती जा रही हैं, जबकि सिंपल हार्मोनिक मोशन में जस्ट एक फोर्स होती है दैट इज़ रीस्टोरिंग फोर्स। वहाँ पे भी बाकी फोर्सेस जैसा एयर रेजिस्टेंस वगैरह होती है लेकिन बहुत निगलेक्टेबल होती है, हम इसमें निगलेक्ट कर देते हैं उसको। ओके, आगे है हमारे पास इन सिंपल हार्मोनिक मोशन द रिस्टोरिंग फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द इक्विलिब्रियम पोजीशन। अब वो क्या कह रहे हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन में क्या होता है, जो रिस्टोरिंग फोर्स होती है वो हमारे डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। हाउ आर ड्यूरिंग द बाउंसिंग ऑफ द बॉल द फोर्सेज इंक्लूडिंग ग्रेविटी एंड द इम्पैक्ट फोर्स विद द ग्राउंड। जबकि हम लोग इसके बारे में बाउंसिंग बॉल की बात करते हैं तो उसमें जो फोर्सेस होते हैं जैसे ग्रेविटी होगी, बॉल की जो इम्पैक्ट फोर्स है जो वो इम्पैक्ट फोर्स अप्लाई करी ग्राउंड के साथ ही चेंज होती जा रही है। द मोशन इज ऑल्सो अफेक्टेड बाय द एनर्जी लॉस्ट ड्यूरिंग ईच बाउंस ड्यू टू फैक्टर्स लाइक एयर रेजिस्टेंस एंड डिफॉर्मेशन ऑफ द बॉल, which means the bounces become less and less high over time. अब वो इसमें क्या कह रहे हैं कि जो मोशन है वो बाकी एनर्जी से भी अफेक्ट हो रही है। जिस तरह उसके बाउंसिंग के दौरान, बॉल की बाउंसिंग के दौरान वो बॉल की जो बाउंसिंग है वो अफेक्ट हो सकती है काफ़ी फैक्टर्स के साथ, काफ़ी फैक्टर्स से, जिसमें एयर रेजिस्टेंस आ जाती है आपकी, एयर जो आपकी एक रुकावट पैदा कर रही है वो आ जाती है, एंड डिफॉर्मेशन ऑफ द बॉल, और बॉल की डिफॉर्मेशन भी तो हो रही है ना टाइम के साथ साथ, तो वो डिफॉर्मेशन भी उसकी मोशन को अफेक्ट करती है।
विच मीन्स द बाउंसेस बिकम लेस एंड लेस हाई ओवर टाइम, जिसका मतलब क्या है कि वक्त के साथ साथ उसके जो बाउंसेस हैं वो कम होते जाएंगे. Thus, the bouncing ball is a good example of vibratory motion that is periodic but does not fit the criteria for simple harmonic motion due to the varying force and energy losses involved. So, क्या कह रहे हैं, इस वजह से बाउंसिंग बॉल जो है वाइब्रेटरी मोशन की तो गुड एग्जाम्पल है, लेकिन ये सिंपल हार्मोनिक मोशन का जो क्राइटेरिया है, जो रिस्टोरिंग फोर्स है, दैट रिस्टोरिंग फोर्स शुड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट, उस पे ये फिट नहीं हो रही. सो ये था आपका क्वेश्चन का आंसर. होप सो कि आपको समझ आया है, और मैं इसको दोबारा से इसका क्रक्स निकाल के आपको समझा देती हूँ. चूंकि वाइब्रेटरी मोशन में रिस्टोरिंग फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होती डिस्प्लेसमेंट के, आपका मीन पोजीशन चेंज होता रहता है. बाकी कुछ फैक्टर्स, एयर रेजिस्टेंस, डिफॉर्मेशन की हमने बात की, ये इफेक्ट करते हैं आपकी एम्पलीट्यूड को. तो आपका एम्पलीट्यूड वक्त के साथ साथ कम होता जाता है. सो यहाँ पे वो क्राइटेरिया फिट नहीं बैठता कि रिस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट. दैट्स वाई ये वाइब्रेटरी मोशन तो है लेकिन सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं है. अब हम लोग मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास. एट एक्सट्रीम पोजिशंस velocity is zero but acceleration is maximum in simple harmonic motion, how can you theoretically explain it? ओके, अब सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को समझते हैं. इस क्वेश्चन में कहा क्या जा रहा है, वो कह रहे हैं कि एक्सट्रीम पोजिशंस. सबसे पहले हम लोग समझते हैं एक्सट्रीम पोजिशंस होती क्या है. सबसे पहले हम लोग कॉन्सेप्ट लेते हैं कि व्हाट इज़ एक्सट्रीम पोजीशन एंड व्हाट इज़ मीन पोजीशन. उसके लिए सबसे पहले आप लोग आ जाएं यहाँ पे इस फिगर के ऊपर. यहाँ पे ये जो बी पॉइंट है, बी पॉइंट हमारे पास है मीन पोजीशन. दिस बी पॉइंट, ये मीन पोजीशन होती है वो वाली पोजीशन जिसके इर्द गिर्द एक बॉडी जो है वो मूवमेंट कर रही होती है. और ये सी पॉइंट एंड दिस ए पॉइंट इज़ द एक्सट्रीम पोजीशन, मतलब एक लास्ट हद, एक एक्सट्रीम पॉइंट जहाँ तक एक बॉडी जा सकती है, दैट इज़ एक्सट्रीम पोजीशन. एक बॉडी अपने मेन पोजीशन के इर्द गिर्द रिवॉल्व करती है इस तरह से, यहाँ से आगे वो नहीं जा रही, तो इसका मतलब यही सी पॉइंट ही इसका एक्सट्रीम पोजीशन है. इस तरह ये बी से ए तक जा रही है सिर्फ, इसका मतलब इससे आगे नहीं जा रही, तो ये ए ही इसका एक्सट्रीम पोजीशन है. सो बी इज़ द मेन पोजीशन, सी इज़ द एक्सट्रीम पोजीशन, और जो सेकेंड एक्सट्रीम पोजीशन है वो है ए. अब क्वेश्चन में कह रहे हैं कि एट एक्सट्रीम पोजीशन velocity is zero but acceleration is maximum in simple harmonic motion. simple harmonic motion में ये जो आपकी extreme positions होती हैं, इनके ऊपर velocity जो है वो ज़ीरो है, जबकि एक्सेलरेशन या एसेलरेशन जो है ये मैक्सिमम होती है सिंपल हार्मोनिक मोशन में. हमने इसको थ्योरेटिकली एक्सप्लेन करना है. न्यूमेरिकली एक्सप्लेन करना ये बहुत ईजी है, लेकिन थ्योरेटिकली थोड़ा सा ट्रिकी है. ओके, अब हम इसको थ्योरेटिकली एक्सप्लेन करते हैं. हम लोग थ्योरेटिकली इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे, हमसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर वेलोसिटी ज़ीरो है. सबसे पहले हम ये केस लेंगे और हम इसको एक्सप्लेन करेंगे कि एक्सट्रीम पोजीशंस के ऊपर वेलोसिटी ज़ीरो क्यों है. चूँकि जब बॉडी अपनी मीन पोजीशन बी से डिस्प्लेस होगी अपनी एक्सट्रीम पोजीशन, या तो सी पे जाएगी या ए पे जाएगी. सबसे पहले जैसे एक्सट्रीम पोजीशन पे जाती है, तो जब आप इस एग्जाम्पल को प्रैक्टिकली अप्लाई करते हैं या किसी पेंडुलम से कर लें, स्ट्रिंग के साथ बॉल को अटैच करके कर लें, या मैथ स्प्रिंग या कोई स्प्रिंग ले लें, कुछ भी ले लें. अगर आप उसको खुद से परफॉर्म करते हैं इस प्रैक्टिकल को, तो आपको पता चलेगा कि जब भी बॉडी अपनी एक्सट्रीम पोजीशन में जाती है तो वो थोड़ी देर के लिए रुकती है. जब वो रुकती है तो हम लोग कहते हैं कि उसकी वेलोसिटी ज़ीरो होगी है. ठीक हो गया. इसी तरह अब उन्होंने जो सेकंड बात बोली थी कि एसेलरेशन मैक्सिमम हो जाती है एक्सट्रीम पोजीशन पे, वो क्यों. चूंकि हम लोग कहते हैं कि एक्सट्रीम पोजीशन पे रीस्टोरिंग फोर्स मैक्सिमम होती है. क्यों मैक्सिमम, मैं जैसे ही बॉल को छोड़ूंगी वो बहुत स्पीड के साथ वापस मेन पोजीशन पे जाएगा. वो स्पीड के साथ क्यों जा रहा है, बिकॉज रिस्टोरिंग फोर्स एक्ट कर रही है. अब रिस्टोरिंग फोर्स चूंकि मैक्सिमम एक्सट्रीम पोजीशन पे, हमने न्यूटन के लॉ में पढ़ा था कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसेलरेशन. चूंकि रिस्टोरिंग फोर्स मैक्सिमम है, देयरफॉर एसेलरेशन इज आल्सो मैक्सिमम.
ये था जो मैंने आपको उसको थ्योरेटिकली एक्सप्लेन किया। मैंने आपको पहले भी बताया कि मैं अपने स्टूडेंट्स को हमेशा ये कहती हूँ कि आप अब कॉन्सेप्ट की अच्छे से अंडरस्टैंडिंग लिया करें। जब आप एक कॉन्सेप्ट को अच्छे से अंडरस्टैंड कर लेते हैं, तो अगर आप उसको खुद से अच्छी इंग्लिश बना के लिखें, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन बन जाता है और आपको चेकर जो होता है बहुत अच्छे मार्क्स दे सकता है। मैं अपने बच्चों को हमेशा इस चीज़ में कहती हूँ कि आप रट्टा मत लगाएँ, अच्छे से अंडरस्टैंडिंग लें और खुद से बेशक लिखें, बल्कि उनको ज़्यादा एप्रिशिएट करती हूँ जब वो खुद से बना के लिखते हैं क्वेश्चन को, रट्टा लगाए बगैर अपने वर्ड्स में उसको कॉन्सेप्ट को देते हैं। ये मैं हमेशा इस पे फोकस करूँगी कि आपको मैं कॉन्सेप्ट अच्छे से दूँ और आप उसको खुद से भी लिख सकें। आगे यहाँ पे मैंने क्वेश्चन का आंसर जो है वो थोड़ा सा डिटेल्ड में लिखा हुआ है, ताकि आपको पता चले सिंपल हार्मोनिक मोशन में पोजीशंस कैसी होती हैं, वेलोसिटी का क्या रोल होता है, एक्सेलरेशन का क्या रोल होता है। तो मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ। सबसे पहले फर्स्ट है पोजीशन इन सिंपल हार्मोनिक मोशन, कि सिंपल हार्मोनिक मोशन में पोजीशंस कैसे होती हैं। द मोशन ऑसिलेट्स बिटवीन टू एक्सट्रीम पोजीशंस, जो कि मैंने अभी आपको बताया कि एक किसी भी बॉडी की मोशन दो एक्सट्रीम पोजीशन के दरम्यान में ऑसिलेट करती हैं। पहले सी पोजीशन में जाएगी, सी से वापस बी से भी वापस ए पे। ये ऑसिलेशन है उसकी। द ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट विच मीन्स इट्स वेलोसिटी इज जीरो एट एक्सट्रीम पोजिशन। पे बॉडी जो है वो जाके रेस्ट पे हो जाती है, थोड़ी देर के लिए रुकती है, इसका मतलब वहाँ पे उसकी वेलोसिटी जो है वो जीरो है। आगे क्या कह रहे हैं, वेलोसिटी। वेलोसिटी इन सिंपल हार्मोनिक मोशन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी हम लोग ये कहते हैं ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। एज द As the object moves towards the extreme position, it speeds up, reaches maximum velocity as it passes through the equilibrium position. अब वो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि जैसी बॉडी अपनी एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ जा रहा होता है, तो वो इक्विलिब्रियम पोजीशन, मतलब जो उसका मीन पोजीशन है बी, वहाँ से वेलोसिटी गेन करता है, स्पीड अप होता है, वहाँ पे उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होती है उसकी मीन पोजीशन पे। वेलोसिटी मैक्सिमम होती है तो वो जाता है अपने एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ। एक्सट्रीम पोजीशन पे जैसे ही वो जाता है, वहाँ पे उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाती है, and then slows down again until it reaches a extreme position where the velocity becomes zero again। mean position पे उसकी velocity maximum होगी, वो भी वेलोसिटी गेन करता है। वेलोसिटी ज़्यादा होने की वजह से वो अपने एक्सट्रीम पोजीशन में जाता है, जाते जाते उसकी वेलोसिटी कम हो जाती है और एट लास्ट एक्सट्रीम पोजीशन पे पहुंच के उसकी वेलोसिटी अगेन जीरो हो जाती है। ठीक हो गया। ये था रोल वेलोसिटी का। आगे रोल हम लोग पढ़ते हैं एसेलरेशन का। एसेलरेशन इन सिंपल हार्मोनिक मोशन इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द इक्विलिब्रियम पोजीशन। अब एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द इक्विलिब्रियम पोजीशन। इक्विलिब्रियम पोजीशन से जितनी ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट होगी उतनी ज़्यादा एक्सेलरेशन होगी। ठीक हो गया। ये क्यों है, हम लोग सिर्फ ये कहते हैं कि एफ इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स, क्योंकि एफ जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक्सेलरेशन के, देयरफॉर एक्सेलरेशन इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट। हम लोग एक रिलेशन पढ़ते हैं ना ये वाला, कि हम कहते हैं दैट एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। ये हम लोगों ने पढ़ा। हम लोग अब यहाँ पे इसकी फर्स्ट लाइन में ये बोल रहे हैं एक्सेलरेशन इन सिंपल हार्मोनिक मोशन इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द डिस्प्लेसमेंट। तो ये किस तरह से, इस तरह से है, हम लोग ये भी पढ़ते हैं कि एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स। ये भी तो पढ़ते हैं ना। अगर एक्सेलरेशन और फोर्स डायरेक्टली रिलेटेड है, तो एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट से भी डायरेक्टली रिलेटेड है। therefore हम लोग ये कहते हैं कि एक्सेलरेशन डायरेक्टली रिलेटेड है डिस्प्लेसमेंट से। इसका मतलब that acceleration is maximum when the displacement is maximum। अगर डिस्प्लेसमेंट आपकी मैक्सिमम है, एक्सट्रीम पोजीशन पे आपकी डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम है, तो वहाँ पे एक्सेलरेशन भी मैक्सिमम हो जाएगी। सो दैट्स द केस कि वेलोसिटी जीरो, बिकॉज बॉडी रेस्ट पे आ गई है तो वेलोसिटी इज जीरो, और डिस्प्लेसमेंट चूंकि मीन पोजीशन से उसकी मैक्सिमम है, देयरफॉर एक्सेलरेशन इज ऑल्सो मैक्सिमम। तो आपके सामने मैंने इसको इतना लंबा एक्सप्लेन इसलिए किया था कि आपके लिए सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएं, लेकिन एट द लास्ट मैं पूरे क्वेश्चन का क्रक्स इस तरह से निकालूंगी कि आपने सबसे पहले इस केस को डिफाइन करना है। हेडिंग देनी है वेलोसिटी इज जीरो। इसकी हेडिंग में आप क्या लिखेंगे, चूंकि एक्सट्रीम पोजिशन में बॉडी रेस्ट पे आ जाती है, देयरफॉर वहां पे उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। अब उस एक्सट्रीम पोजीशन पे एक्सेलरेशन मैक्सिमम क्यों है, चूंकि रिस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। अगर एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्स की और फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिस्प्लेसमेंट के, इसका मतलब कि एक्सेलरेशन इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। तो जितनी ज्यादा डिस्प्लेसमेंट उतनी ज्यादा एक्सेलरेशन।
एक्सट्रीम पोजीशन पे बॉडी की डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होती है, देयरफॉर उसकी एसेलरेशन भी मैक्सिमम होगी। सो ये रीज़न आप लोग यहाँ पे कोट डाउन करेंगे कि चूंकि डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा, एसेलरेशन ज़्यादा, दैट्स द रीज़न कि एक्सट्रीम पोजिशन पे जो आपकी एसेलरेशन है वो मैक्सिमम होती है। होप सो कि ये आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। अब हम लोग मूव ऑन करेंगे अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, व्हाट विल हैपन टू एक्सेलरेशन ऑफ मास स्प्रिंग सिस्टम इफ इट्स मास इज डबल्ड। अब वो ये कह रहे हैं, इस क्वेश्चन को सबसे पहले अच्छे से समझें कि मास स्प्रिंग सिस्टम में एक्सेलरेशन को क्या होगा अगर हम लोग मास को डबल कर देते हैं। डबल मतलब हम उसको 2 टाइम्स कर देते हैं, मल्टीप्लाई बाय 2 कर देते हैं। ओके, ठीक हो गया, हमें क्वेश्चन से समझ आ गया। अब सोल्यूशन क्या होगा इसका? सोल्यूशन इस तरह से है, चूंकि हमने ये रिलेशन पढ़ा है दैट ए इज equals to minus k over m into x. K is a constant, m is the mass, x is the displacement and a is the acceleration. अच्छा, अब इस रिलेशन से हमें पता क्या चल रहा है? हमें इस रिलेशन से ये पता चल रहा है कि a is inversely proportional to mass. एक्सेलरेशन mass से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब अगर एक्सेलरेशन बढ़ेगा mass कम हो जाएगा, या आप इसको ऐसे कर लें कि मैस बढ़ेगा तो एसेलरेशन कम हो जाएगा, मैस कम होगा तो एसेलरेशन बढ़ जाएगा। अच्छा जी, ठीक हो गया। अब वो कह रहे हैं आप मैस को डबल कर दें, मतलब 2m कर दें। तो ये जो हमारा फर्स्ट रिलेशन है, इसमें हम मैस के साथ यहाँ पे 2 लगा दिया हमने। चूंकि ये वाला जो रिलेशन है ये हमारे पास ओरिजिनल रिलेशन है, हम न्यू रिलेशन बना रहे हैं, तो मैं यहाँ पे इसको ए डॉट के साथ रिप्रेजेंट, आप इसको किसी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसके ऊपर स्टार लगा सकते हैं, एरो लगा सकते हैं, और इसके ऊपर आप नीचे सबस्क्रिप्ट में इसके न्यू भी लिख सकते हैं। इसके सबस्क्रिप्ट में आप ओल्ड लिख दें, ए ओल्ड, और इसके सबस्क्रिप्ट में आप ए न्यू लिख दें। अब चूंकि मैंने m को 2m कर दिया, डबल कर दिया, तो अब देखते हैं हमारे पास क्या रिलेशन बनता है। एक चीज़ बच्चों मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आपके पास ऐसा रिलेशन आता है कि आप ये चीज़ मैंने डबल कर दी तो इस पर क्या इफेक्ट होगा, तो आपने हमेशा सॉरी, जो चीज़ कहा होता है मैथ्स को डबल करें, वो चीज़ डबल करने के बाद, ट्रिपल करने के बाद, मतलब जो भी कहा जाए आपको, वो करने के बाद आपने कोशिश करनी है कि ये जो आपका न्यू वाला रिलेशन है वो किसी तरह से बन जाए। अब देखिए, मैंने यहाँ पे मैथ्स को डबल किया, अब मैं क्या कोशिश करूंगी, इस रिलेशन में से ये पुराना वाला रिलेशन बनाऊं किसी तरह से। वो कैसे बनेगा? वो पुराने वाले रिलेशन में मेरे पास क्या था, माइनस के ओवर एम इंटू एक्स। मैं ये माइनस के ओवर एम इंटू एक्स इसमें से बनाऊंगी। किस तरह से? ये मैं माइनस के ओवर एम इंटू एक्स को यहाँ पे साइड पे कर लूंगी, पीछे क्या रह जाएगा, 1/2। 1/2 मैं साइड पे लिख लूंगी। अभी माइनस के डिवाइडेड बाय एम इंटू एक्स किसके इक्वल था, ओल्ड ए के। देयरफॉर मैं इस पूरे रिलेशन की जगह पे ये ओल्ड ए लिख रही हूँ। सो इससे मुझे क्या पता चल रहा है कि ये जो मेरा न्यू ए है, न्यू एक्सेलरेशन है, वो 1/2 इंटू ओल्ड एक्सेलरेशन है। मतलब इफ यू डबल द mass in a mass spring system, the acceleration will change based on the relationship between mass and force. अब इसका मतलब ये है कि अगर मैं mass को डबल कर देती हूँ तो जो मेरा न्यू वाला एक्सेलरेशन है वो पुराने वाले एक्सेलरेशन के हाफ हो जाएगा। ठीक हो गया, वो क्या हो जाएगा, हाफ। In a mass spring system, if the mass is doubled, the acceleration will be halved for the same restoring force. Because हम लोग restoring force के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं देख रहे हैं, restoring force को चेंज नहीं कर रहे, therefore mass हमने डबल किया, acceleration जो है वो हमारी हाफ हो गई। न्यू एक्सेलरेशन हमारी पुरानी एक्सेलरेशन के हाफ होगी, मतलब पुरानी एक्सेलरेशन को हाफ करूंगी तो मेरा न्यू एक्सेलरेशन आएगा। दिस मीन्स that if the spring is exerting the same force, हमने फोर्स चेंज नहीं की, the acceleration will decrease. एक्सेलरेशन क्या हो रही है, कम हो रही है, बिकॉज इट टेक्स मोर फोर्स टू एक्सेलरेट अ हैवियर मैस। क्योंकि मैस हमने डबल कर दिया तो अब वो ज़्यादा फोर्स लेगा एक हैवियर मैस को एक्सेलरेट करने के लिए। इसीलिए जब हम मैस को डबल करेंगे तो एक्सेलरेशन हमारी कम हो जाएगी, बिकम्स स्मॉलर। होप सो कि आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। आपने सिंपल इसमें मैथमेटिकली पहले इसको प्रूव करना है कि न्यू एक्सेलरेशन जो है आपके पास वो पुरानी एक्सेलरेशन के हाफ हो जाएगी, कम हो जाएगी, बिकॉज मैथ्स हमने डबल कर दिया है। सो आप इसके अंदर इसको मैथमेटिकली एक्सप्लेन करने के बाद ये लास्ट की 1 2 3 4 लाइंस भी लिख सकते हैं और इसको अच्छे से एक्सप्लेन और भी कर सकते हैं अपने वर्ड्स में।
ओके, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, अ सिंपल पेंडुलम हैज अ टाइम पीरियड टी, व्हाट विल हैपन टू इट्स टाइम पीरियड इफ इट्स थ्रेड लेंथ इज शॉर्टर टू हाफ। अब क्या हो रहा है, वो कह रहे हैं सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड क्या होता है, टी से डिनोट करते हैं हम उसको। अगर हम उसकी लेंथ को, उस पेंडुलम की लेंथ को हाफ कर देते हैं, ठीक हो गया, पहले वो 1 मीटर की थ्रेड थी, तो अब हम उसको 0.5 मीटर की कर देते हैं, तो उसके टाइम पीरियड को क्या होगा। ठीक हो गया, हम ये दोबारा से वैसे ही क्वेश्चन आ गए, मतलब न्यू टी, ओल्ड टी के रिलेटेड। सो हम लोग इसका आंसर कैसे करेंगे, नाउ एज वी हैव ऑलरेडी नो द टाइम पीरियड ऑफ द सिंपल पेंडुलम इज, हमें पता है सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड क्या होता है, टी इक्वल्स टू 2 पाई स्क्वायर रूट एल ओवर जी। सो हम लोग नाउ हैज गिवन लेंथ इज गोइंग टू शॉर्टन, अब हाफ करें, हाफ मतलब 1/2 करें हम लोग, तो हम क्या करेंगे, एल को हाफ करने के लिए हम क्या कर देंगे, एल डिवाइडेड बाय 2। जो हम लोग अपना न्यू टी लिखेंगे, ये टी डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे मैं उसको, कि जो मेरा न्यू टी है वो क्या हो जाएगा, टी डॉट। सो हम लोग जो न्यू टी रिप्रेजेंट करेंगे उसको हम लोग टी डॉट के साथ यहाँ पे रिप्रेजेंट करें। 2 पाई एज इट इज, स्क्वायर रूट जैसे था वो वैसे का वैसे रहेगा, लेकिन हम एल को रिप्लेस कर देंगे L/2 के साथ। क्यों, क्योंकि हम लेंथ को हाफ कर रहे हैं, देखो हम इसको क्या लिख रहे हैं, L/2 और डिवाइडेड बाय जी, ये वैसे रहेगा। अब टी डॉट इक्वल्स टू 2 पाई स्क्वायर रूट L/2, चूंकि डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर था जी, मतलब 2 डिनोमिनेटर, 2 के भी डिनोमिनेटर में जी है, नीचे जी है, तो वो जी 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है, दैट्स द रूल। तो वो जब जी 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो वो क्या बन जाएगा, 2g। ठीक हो गया, ओके। मैंने आपको पहले ही बताया था कि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ये कोशिश करते हैं कि हम लोग अपना जो न्यू रिलेशन है उसको पुराने रिलेशन की टर्म्स में लिखने की कोशिश करते हैं। देखो हम लोग इस न्यू टी को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे 2 पाई। आप देखें, स्क्वायर रूट L/G को और 2 पाई को हम अलहदा कर लेंगे, बाकी स्क्वायर रूट ऑफ 1/2 को हम अलहदा कर लेंगे। सो दिस 2 पाई स्क्वायर रूट L/G ये एक साइड पे आ जाएगा। ये क्यों साइड पे आया, क्योंकि ये टी जो था ये इसके रिलेटेड था, हमारा जो एग्जैक्ट रिलेशन था वो इसके इक्वल था ना, तो हम ये वाला रिलेशन यहाँ पे अलहदा से लिख लेंगे, और स्क्वायर रूट ऑफ, और ये स्क्वायर रूट ऑफ 1/2 जो है ये हम लोग अलहदा कर लेंगे। मैंने क्या किया, मैं दोबारा से रिपीट कर रही हूँ, जो मेरा पुराना वाला टी था 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ L/G, इसकी वैल्यू को मैंने साइड पे कर लिया यहाँ पे, और जो बाकी एक्स्ट्रा चीज़ें थी मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 1/2 इसको मैंने यहाँ पे साइड पे लिख लिया। अब देखें, मैं इस 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ L/G की जगह पे मैं ये टी लिख सकती हूँ, चूंकि ये टी के इक्वल था, तो मैं इस पूरे की जगह पे मैं यहाँ पे क्या लिख रही हूँ, टी। अब इससे मुझे क्या पता चल रहा है कि जो मेरा न्यू वाला टी है, न्यू वाला टी ये इक्वल है किसके, स्क्वायर रूट ऑफ 1/2 पुराने टी के। मतलब मैं पुराने टी को अगर उसकी मैं वैल्यू निकालूं और उसको स्क्वायर रूट ऑफ 1/2 के साथ मल्टीप्लाई कर दूं, तब मेरा जाके नया टी आएगा, न्यू टी आएगा। ठीक हो गया, दिस मीन्स दैट द न्यू टाइम पीरियड विल बी टी डिवाइडेड बाय द स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो हम लोग न्यू टाइम पीरियड निकालना चाहें तो हम कैसे निकालेंगे, हम पुराने टाइम पीरियड को डिवाइड कर देंगे स्क्वायर रूट ऑफ 2 के साथ। In numerical terms, if the original time period t is for example 4 सेकेंड, हमारा जो ओरिजिनल t था, मतलब ये वाला जो t, ये वाला t, ये अगर हमारे पास 4 सेकेंड्स है, तो जो हमारा न्यू टाइम पीरियड है t डॉट, वो किसके इक्वल होगा, वो किसके इक्वल होगा, हम 4 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2 इक्वल होता है 1.414 के। सो हम जो ये वाला 4 मतलब न्यू t, ये पुराना टी, और डिवाइड कर देंगे स्क्वायर रूट ऑफ 1.414 के साथ, तो हमारे पास आंसर आएगा 2.83 सेकेंड्स, न्यू टी आ जाएगा हमारा। सो द टाइम पीरियड विल डिक्रीज व्हेन द लेंथ ऑफ द थ्रेड इज हाफ्ड। तो हमारा जो न्यू टाइम पीरियड आ रहा है वो कम हो गया, 2.83 हो गया, जबकि हमारा जो पुराना टी था वो तो 4 था, हम पुराना टी तो 4 है, लेकिन जो न्यू टी आ रहा है वो क्या आ रहा है, 2.83 सेकेंड्स। सो हमारा टाइम पीरियड जो है वो कम हो रहा है। सो हम ये कहते हैं कि अगर हम लोग थ्रेड की लेंथ को हाफ कर दें तो हमारा टाइम पीरियड भी कम हो जाता है। होप सो कि आपको क्वेश्चन समझ आए। हम लोग मूव ऑन करेंगे अपने 5th क्वेश्चन की तरफ। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, अ सिंपल पेंडुलम हैज अ टाइम पीरियड ऑफ 4 seconds, will its time period remains same or change if its steel bob is replaced by wood bob of same size। अब यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं कि सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड क्या है, 4 सेकेंड, कैपिटल टी की वैल्यू क्या है, 4 सेकेंड। अब वो क्या कह रहे हैं कि क्या ये टाइम पीरियड सेम रहेगा या चेंज हो जाएगा।
टाइम पीरियड क्या होगा, या तो 4 रहेगा या 4 से बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अगर हम पेंडुलम का जो नीचे स्टील का बॉब है उसको रिप्लेस कर दें वुड बॉब के साथ, ठीक हो गया, लेकिन साइज सेम है, ठीक हो गया। हमने सिंपल वो क्या कह रहे हैं कि आपने उसकी स्टील बॉब को रिप्लेस कर देना वुड बॉब के साथ, लेकिन साइज जो है वो सेम रहेगा, तो क्या टाइम पीरियड चेंज होगा या 4 सेकेंड ही रहेगा? ओके। अब सबसे पहले आंसर में उन्होंने क्या कहा है, द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज डिटरमाइंड बाय द लेंथ ऑफ द पेंडुलम एंड द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, नॉट द मास ऑफ द बॉब। ये हमें कैसे पता चलता है? हमेशा किसी भी चीज़ का जो फॉर्मूला होता है वो रिप्रेजेंट कर रहा होता है कि वो चीज़ किस किस के ऊपर डिपेंड करती है। चूंकि हमने भी पहले पढ़ा कि टाइम पीरियड सिंपल पेंडुलम का किसके इक्वल है, 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ L/G। तो ये फॉर्मूला हमें बता रहा है कि टाइम पीरियड किस किस पे डिपेंड कर रहा है। एक तो ये लेंथ के ऊपर डिपेंड कर रहा है, और दूसरा ये किस पे डिपेंड कर रहा है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसमें हमने कहीं पे भी मैथ्स का जिक्र नहीं किया हुआ। देयरफॉर अगर मैथ्स को हम लोग चेंज करें, मैथ्स को कम करें, मैथ्स को ज़्यादा करें, तो उससे टाइम पीरियड पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। सो हम सिंपल ही बात बोलेंगे, टाइम पीरियड जो है वो डिटरमाइन की जाती है बाय द लेंथ एंड द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। मैथ्स के साथ इसका कोई ताल्लुक नहीं है। सो हमने फॉर्मूला बताया, और फॉर्मूले से आप इसको रिप्रेजेंट करके बताएंगे कि चूंकि ये एल और जी पर डिपेंड करता है, इसके साथ रिलेशन है, इसका मैथ्स के साथ कोई रिलेशन नहीं। इससे हम मैथ्स को चेंज करें, बढ़ाएं, कम करें, उससे टाइम पीरियड पे कोई फर्क नहीं आएगा। सो फिर एल इज द लेंथ एंड जी इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। सिंस बोथ द स्टील बॉब एंड द वुडन बॉब हैव द सेम साइज, इफ द लेंथ ऑफ द पेंडुलम रिमेन्स अनचेंज्ड, टाइम पीरियड विल स्टे द सेम रिगार्डलेस ऑफ वेदर द बॉब इज मेड अप ऑफ स्टील और वुड। चूंकि स्टील का बॉब और वुडन का बॉब का साइज सेम है, लेंथ में कोई फर्क नहीं आ रहा। सो हमें उसकी चेंज करने से हमें टाइम पीरियड में कोई चेंज महसूस नहीं होगा, बिकॉज इट डिपेंड्स अपॉन ओनली द लेंथ एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसीलिए टाइम पीरियड जो है वो 4 सेकेंड्स ही रहेगा। होप्स हो कि ये आपको 5 के 5 क्वेश्चन समझ आए हैं। नेक्स्ट 5 क्वेश्चन मैं नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगी। टिल देन, अल्लाह हाफिज एंड टेक केयर।